हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का भाग 2। भाग 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और आज हम पढ़ेंगे इसके जीवन परिचय के बारे में, अर्थात बाबर के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो गाइस भाग 1 आपने देखा होगा कि बाबर भारत में क्यों आया, मध्य एशिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसके कारण बाबर भारत में आया। ठीक है, तो उस पर हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, चूंकि जब बाबर भारत में आ ही गया है तो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है अब। ठीक है, यहाँ पर सत्ता बदलने वाली है, एक नए राजवंश का उदय होने वाला था, तो इसलिए बाबर का जीवन परिचय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अगर गाइस बाबर के जन्म की बात की जाए तो जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी में हुआ था। इस जगह का नाम अंदिजन भी है, ठीक है, या अंदिजन भी कहते हैं। गाइस इसका जो पूरा नाम था, चूँकि हम शॉर्ट हमेशा इसका छोटा नाम लेते हैं बाबर बाबर, ठीक है, लेकिन इसका जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। गाइस इसकी जो माता थी कुतुब निगार, वो एक मंगोल थी और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि एक चागताई तुर्क थे। ठीक है, अब गाइस इनके नामों में भी यहाँ पर आपको जानना होगा क्योंकि ये दोनों ही महान राजवंश थे। ठीक है, मंगोलों के बारे में आप चूंकि पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से मंगोलों की तरफ से माता के उत्तराधिकारी थे और पिता की तरफ से ये तुर्कों के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, लेकिन गाइज जो मंगोल थे और जो बाद में दोस्तों, इन्होंने कभी भी अपने आप को भारत में मुगल नहीं कहलाया और ना ही मंगोलों का वंशज कहलाया, क्योंकि जो मुगल शब्द निकला है मंगोल से निकला है। ठीक है, इसके बारे में अलग से एक हमारा लेक्चर होगा, तो ये काफ़ी डीप हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा अपने आप को तैमूर का वंशज कहते थे और बाबर के जो समकालीन राजा थे, जितने भी महान लोग थे भारत के, उनके बारे में जान लीजिए। जब बाबर भारत में आया तो इस समय यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय शासन कर रहा था और साथ ही साथ अगर बंगाल की बात कर ली जाए तो बंगाल में नुसरत शाह शासन कर रहा था। ठीक है गाइस, एक और तीसरा व्यक्ति आपको जानना होगा, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक जो कि सिखों के पहले गुरु हैं, तो वो भी सेम यहाँ पर होते हैं। क्लियर, क्योंकि गुरु नानक ही थे जो पानीपत फर्स्ट, जो बाबर का पहला बड़ा युद्ध होगा भारत के अंदर, ठीक है, उसके वो प्रत्यक्षदर्शी कहे गए हैं। क्लियर, तो आपको याद रखना होगा 3 लोग हैं, एक कृष्णदेव राय, दूसरा नुसरत शाह और तीसरे गुरु नानक। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस, चूंकि आपने पहली वीडियो में देख लिया है, इसके भाग 1 में देख चुके हैं आप कि बाबर लगातार युद्ध हारता रहा सेंट्रल एशिया में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं युद्ध की शिक्षा की। ऐसा क्या था कि बाबर ने बैक टू बैक 4 युद्ध जीते। ठीक है, तो गाइस इसने डिफरेंट टेक्निक का प्रयोग किया भारत में आकर। जैसे इसने उज्बेकों से तुगलगुमा वह प्रणाली सीखी थी और साथ ही साथ ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग करना सीखा, तुर्कों से शानदार घुड़सवारी सीखी और मंगोल और अफगानों से इसने व्यूह प्रणाली सीखी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें इसने भारत में आकर लागू की और भारत में ये सब चीज़ें काफ़ी इसमें नई थी। ठीक है, जैसे बारूद का प्रयोग होना भारत में पहली बार हुआ था, वो बाबर ने किया था। क्लियर, तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि इसने भारत में आकर प्रयोग की और लगातार एक के बाद एक 4 विजय प्राप्त की। क्लियर, तो ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और अभी थोड़ी बातें और जान लेते हैं। जैसे बाबर की मृत्यु, तो गाइस बाबर की जो मृत्यु बताई गई है वो बताई गई है 26 दिसंबर 1530 को और इनकी जो मौत का कारण है वो हुमायूं नामा के अनुसार, देखिए बाबर नामा के अनुसार नहीं, हुमायूं नामा के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिए गए जहर के कारण हुई थी। ठीक है, तो ये आपको इसका सोर्स भी याद रखना है कि ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ये जानकारी मिलती है हमें हुमायूं नामा से। क्लियर, अब बात करते हैं कि बाबर को कहाँ पर दफन किया गया था, अर्थात इनका मकबरा कहाँ पर बनाया गया है। तो गाइस इनका जो मकबरा बना था वो था आगरा के आरामबाग। ठीक है, इसे नूरबाग भी कहते हैं और बाद में इसे स्थानांतरित किया गया था, अर्थात ट्रांसफ़र किया गया था काबुल में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी मुगल्स बादशाहों के मकबरे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी मकबरों में केवल 2 ही मकबरे ऐसे हैं जिनको आज के भारत से बाहर बनाया गया है। ठीक है, तो गाइस बाबर का मैंने आपको बता दिया कि पहले तो ये आगरा के अंदर था, लेकिन बाद में से ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ पर, काबुल में। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो दूसरा मकबरा भारत से बाहर है वो है लाहौर के अंदर, ये जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। ठीक है, तो ये 2 मकबरे, कुल बाकी सभी मुगल बादशाहों के मकबरे भारत में ही हैं, केवल 2 के बाहर हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं गाइस बाबर के सिक्कों की, ठीक है। तो इसने काबुल में चांदी का शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था और साथ ही साथ कंधार में बाबरी नाम का सिक्का चलाया था। अब गाइस इसका सिक्का कई लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सिक्के पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम लिखा गया है, ठीक है, और दूसरी तरफ बाबर का नाम और उसकी उपाधि लिखी गई है। तो गाइस इसकी उपाधि की बात कर लेते हैं। उपाधि भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि मुगल्स जो थे वो अपनी उपाधि में मिर्जा शब्द यूज करते थे, ठीक है। बाबर पहला मुगल है या पहला तैमूर का शहजादा था जिसने बादशाह या फिर पादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और ये आप कॉमन पढ़ते हैं कि मुगल बादशाह कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। ये अकबर पढ़ते हैं, औरंगजेब पढ़ते हैं, शाहजहां पढ़ते हैं, जहांगीर पढ़ते हैं। तो गाइस इन सब के पीछे क्या लगा है, इन सब के पीछे बादशाह लिखा होता है, ठीक है। लेकिन बादशाह शब्द मुगलों का मूल नहीं था, मूल उनका मिर्जा है। बादशाह बाबर ने धारण किया था, ये उपाधि थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इनकी बात कर लेते हैं आत्मकथा की, ठीक है। तो गाइस बाबर की जो आत्मकथा है वो है तुजुक ए बाबरी। इसका नाम दूसरा बाबरनामा भी हम आम भाषा में कहते हैं, ठीक है। इसका जो फारसी में अनुवाद किया गया है, देखिए मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी वो थी फारसी, लेकिन ये जो अपने साथ जो इनकी मूल भाषा थी वो थी तुर्की, ठीक है। तो इसलिए बाबर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका नामा तुर्की में लिखा गया है, ठीक है। बाकी सभी जितने भी मुगल बादशाह होंगे उनके जितने भी नामे हैं, चाहे अकबर नामा हो, हुमायूं नामा हो, शाहजहां नामा हो, ठीक है, आलमगीर नामा हो, तो वो सब लिखे गए हैं फारसी भाषा में। इस प्रकार से बाबर और उसकी जो नामा लिखा गया है बाबरनामा, ठीक है, वो केवल तुर्की में लिखा गया है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि तुर्की इनकी मूल भाषा थी और बाद में भारत में आने के बाद जब इन्होंने एक नया राजवंश स्थापित किया उसके बाद इन्होंने अपनी भाषा जो ऑफिशियल भाषा बनाई, राजकीय भाषा बनाई, वो थी फारसी। क्लियर। तो गाइस जो फारसी में अनुवाद किया गया, देखिए अनुवाद किया गया ये अकबर के टाइम पर किया गया था और अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है, इसका नाम दिया गया था पायदा खां। याद रखना ये किताब का नाम है, जैसे बाबरनामा है वैसे ही पायदा खां है, ठीक है। फारसी से अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो लिडन ने किया था और तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किया था मिसेस बेवरजीज ने, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी बाबर के बारे में, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया है और भाषा के बारे में बता दिया, आपको उपाधियों के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अभी इसकी जितनी भी बेसिक महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं और अब जान लेते हैं कि आप अगले लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें क्या पढ़ेंगे। दोस्तों आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ठीक है, क्योंकि युद्ध इसने बहुत सारे लड़े लेकिन जो भारत में सबसे 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है जिसके कारण भारत में मुगल स्थापित हुए, तो उसमें पहला नाम आता है पानीपत प्रथम, दूसरा आता है खानवा का युद्ध, तीसरा आता है चंदेरी का युद्ध और चौथा आता है घाघरा का युद्ध। तो ये सब युद्ध आपको अगले लेक्चर में पता लगेगा और प्ले लिस्ट में इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी या फिर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आने वाला अगर कोई टॉपिक है जिसमें आपको जानना हो तो उसका भी आप मुझे बता सकते हैं। इतिहास से संबंधित किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।